आज हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब कोई नया पार्टनर किसी फर्म में शामिल होता है तो उस समय जो फर्म के पास में एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू और जो उनकी बुक में वैल्यू लिखी हुई है उसमें कुछ अंतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 साल पहले एक मशीनरी है, वो 10,000 रुपये की खरीदी थी और आज उसकी बुक वैल्यू 2,000 रुपये लिखी हुई है, लेकिन वास्तव में अगर उसकी वैल्यूएशन किया जाए तो मार्केट में उसकी वैल्यू मान लीजिए 5,000 रुपये है, तो अब उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट करेंगे। अगर कोई भी हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है, कि पहले एसेट्स हमारी कम की थी और अब एसेट्स हमारी ज़्यादा की हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसी के विपरीत अगर कोई एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हुई है तो इसका मतलब ये हमारा नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो अब देखिए ये कैसे कैसे क्या क्या नुकसान हमारे किस तरीके से हो सकते हैं, हम अभी वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक चीज है टू डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो ये क्या है, फर्म के लिए नुकसान हो जाता है। और इसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी पहले हमें किसी को हम सोच रहे थे किसी को हमें 10,000 रुपये देने, क्रेडिटर हमारे 10,000 रुपये के, लेकिन पता लगा नहीं क्रेडिटर 10,000 के नहीं 12,000 रुपये के हैं, तो यहां पर हमारा क्या 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। यानी जहां 10,000 रुपये हमें पे करने थे वहां पर अब हमें 12,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लॉस होगी। इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देते हैं। अब यहां पर हालांकि बात तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी, लेकिन कई बार पहले से कुछ लायबिलिटी ऐसी हो सकती है जो कि बुक में लिखी नहीं गई है और वो अब हमें देनी पड़ जाए किसी को, तो ये भी हमारी क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तीसरी क्या हो सकती है, ये अनरिकॉर्डेड, अगर किसी लायबिलिटी का पता चलता है जो बुक में लिखी नहीं हुई है और वो अब हमारी लायबिलिटी है, तो इससे भी हमारा क्या है, ये भी हमारा नुकसान हो जाएगा। हालांकि ये भी क्या है कि पहले कोई जीरो लायबिलिटी थी बुक में तो, लेकिन अब हमें पे करनी पड़ रही है, तो ये भी क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटी है। इंक्रीज इन लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अब हमें पे करनी है वो एक ही बात है, सेम चीज है, लेकिन समझाने के लिए हमें अलग पॉइंट इसका हमने बना दिया है। अब इस तरीके से इनके जो अपोजिट होंगे वो हमारे क्या हैं, प्रॉफिट्स होंगे। यानी जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, और एसेट्स मान लीजिए हमारी कुछ कम लिखी हुई है लेकिन अब पता है कि उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर किसी एसेट्स में इंक्रीज हो जाती हैं, ज्यादा बढ़ जाती हैं हमारी एसेट्स, जो बुक में वैल्यू लिखी हुई है एक्चुअल में उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है, तो ये हमारी क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स कहलाएगी और ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा फर्म के लिए। इसी तरह से पहले हम सोच रहे थे कि इसी की लायबिलिटी जैसे ज्यादा है लिखी हुई है, लेकिन अब वो हमें कम पे करनी पड़ रही है, तो ये क्या है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये भी हमारे लिए फायदा हो गया, इसको भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसी तरह से कोई हमारे पास में अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकती है कि कोई एसेट्स अब उसका बुक वैल्यू कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो वास्तव में कुछ ना कुछ में थोड़ी बहुत में अगर बिक सकती है, तो वो क्या है, हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये भी फर्म के लिए क्या है, ये एक प्रॉफिट है। इस तरीके से तीन तरीके से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान हो सकता है और 3 तरीके से हमारे ये फायदा हो सकता है। अगर अब ये क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में
बांट देते हैं, यानी उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशो, ये मान लीजिए ए बी पुराने ओल्ड पार्टनर, तो इनमें से बांट देंगे और ये हमारे ये आ जाए। इसी तरीके से ये हमारी क्या लॉस भी हो सकती है। लॉस कब होगी? जब ये क्रेडिट साइड हमारी कम रह जाए और ये डेबिट साइड हमारी ज़्यादा हो जाती है, तो हम इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, जो डिफरेंस होगा ये हमारी क्या होगी? लॉस होगी। लॉस को भी हम जैसे प्रॉफिट बांटा है उसी तरह से लॉस को भी हम बांट देंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो, मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, तो इनमें ओल्ड रेशो में इस जो यहां पर लॉस आएगी उससे हम इनमें बांट देंगे। तो ये हमारा बन जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इनकी अगर हम एंट्री जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री आप आराम से कर सकते हैं इजीली। अगर मान लीजिए डिक्रीज इन एसेट्स हो, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और अगर प्रॉफिट है, किन किन कारणों से हो सकता है, उनके लिए हम एक एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी कर लें, जैसे क्वेश्चन में आता रहेगा वैसे कर लेंगे, लेकिन याद रखने के लिए हम एक एंट्री हम बता रहे हैं इसकी। इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर ये दो एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉफिट या लॉस में से एक ही पॉसिबल है, या तो कभी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये दोनों हमारी नहीं हो सकती। अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो में, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री हमारी की जाएगी। चलिए एक बार हम जर्नल एंट्री भी इनकी कर लेते हैं। जर्नल एंट्री किस चीज की? डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बाय नेम, जो भी एसेट्स हमारी कम हुई होगी उसको नाम से, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है तो स्टॉक, डेटर है तो डेटर, जो भी एसेट्स होगी उसी के नाम से करेंगे। खाली एसेट्स नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह से टू इंक्रीज इन लायबिलिटी के लिए टू लायबिलिटी, ये भी बाय नेम, जो भी लायबिलिटी का नाम होगा उस लायबिलिटी को, क्रेडिटर अगर मान लीजिए हमारे इंक्रीज हुए हैं तो यहाँ पर टू क्रेडिटर्स अकाउंट लिखेंगे, तो जो भी इस तरह की लायबिलिटी होगी उसी का नाम लिखा जाएगा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये भी बाय नेम। एक एंट्री तो हमारी इनकी कर लेंगे हम।
ये 3 एंट्री में सारी एंट्रीज इसकी हो जाती हैं। और इसके लिए देखिए सुविधा ही है, क्वेश्चन करने के दृष्टिकोण से अगर आपको एंट्री भी पूछी है तो पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। वैसे तो हम पहले एंट्री करके तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रियलिटी तो यही है, लेकिन आपकी क्वेश्चन की सुविधा के लिए आप क्या करिए, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो भी, जैसे आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया पहले, तो आपको प्रॉफिट लॉस की भी इससे पता चल जाएगी। अगर केवल आप एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए फिर हमें ये अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो पहले आप क्या करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लीजिए। फिर इसकी सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी एंट्री है उनको 3 में कंपाउंड एंट्री करके 3 एंट्रियों में पूरा बांट दीजिए। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। दूसरी एंट्री करिए, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की और लॉस है तो लॉस की, इन दोनों में से एक एंट्री हो जाएगी। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, जो भी हमारे पार्टनर्स के नाम है उनके नाम आ जाएंगे, केवल ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में। अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इनसे हमारी, देखिए लॉस से हमारी कैपिटल कम होती है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो देखिए अब ये एक एंट्री हमने कर ली। अब सेकेंड एंट्री इसके अपोजिट रहती है, यानी अगर इंक्रीज इन एसेट्स, ये हमारे प्रॉफिट्स के लिए हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी, और ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इनके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये बाय नेम, जो भी एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, बाय नेम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम, अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया हमारा तो इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ओल्ड रेशो में आएगी। और इसी तरह से अगर लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमारा वही ध्यान रखना ओल्ड रेशो में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन दोनों में से एक हो गया, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अगर हमारे बैलेंस शीट में एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो उनके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, उन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर्ड, इनको हम, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, अगर और एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स दिए गए हैं बैलेंस शीट में,
तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करनी ही करनी है, चाहे उसके लिए कुछ कहा गया हो या ना कहा गया हो। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशो, ये भी ध्यान रखें, ये ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं। तो जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड किसी भी नाम से दे रखे हों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस अगर दिया गया है तो उसको डेबिट करेंगे। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनको थोड़ी से अलग से भी हम करेंगे। अगर इनके बारे में और कुछ नहीं कहा गया, कोई लाइबिलिटी इनके बारे में नहीं बताई गई है, या इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई लॉस कुछ नहीं दे रखा, कैसा कुछ नहीं कहा गया है, तो जितनी भी इनकी वैल्यू है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, उस सभी को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशो। इसी तरह से अगर हमारे कुछ लॉसेज हैं, एकम्युलेटेड लॉसेज, तो इन्हें भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। इनके हमारी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अगर डेबिट बैलेंस है तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, वो एसेट साइड में लिखा होता है। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे एंट्री इस तरीके से हमारी हो जाती है। अब ये हमारा एक इलस्ट्रेशन है, हम इससे एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसमें कुछ हमारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, अब इनको ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू दे रखी है इसमें। अगर आपको सिंपल दिया होता कि स्टॉक इंक्रीज बाई 10%, तो आप सीधा उस पर 10% निकाल देते। लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी उसकी रियल वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन हमारी बुक में जो लिखी गई है वो उसकी कुछ अंडर वैल्यू लिखी गई है, जितनी वैल्यू है उससे 10% कम लिखी गई है। तो बुक वैल्यू कितनी लिखी गई है, 10% कम। 10% कम का मतलब 90 लिखी हुई है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वैल्यू 100%। लेकिन यहां पर बुक वैल्यू कितनी दी गई है, 54,000। तो आप यहां पर इकाई लगा करके इसकी जो बुक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है वो आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो एक होती बुक वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू बटे 90 आ जाती, और ये कितनी है 54,000 है,
तो अब हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई बाई 54,000। यहाँ पर बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि 10% सीधा इसी पे निकाल देते हैं और ये सवाल गलत हो जाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़े सावधानी से करना है। आप जर्नल एंट्री तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। तो यहाँ पर ये इसकी एक्चुअल वैल्यू आती है हमारी 60,000। अब देखिए इसकी जो बुक वैल्यू है वो 54,000, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60,000। तो यहां पर ये इंक्रीज्ड स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया कितने से, 6,000 से। अगर यही केवल लाइन लिखी होती तब हमें फिर इसमें झमेला करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। तब तो हम स्टॉक इंक्रीज है तो हमारा क्या है, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने पर हम क्या एंट्री करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये कितने, 6,000 एंड 6,000। ये हमारी एंट्री इसकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अब यहां 10% की अंडर वैल्यूड की जगह क्या, अगर ओवर वैल्यूड लिखा होता तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कर देते हैं, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10%, और यहां बुक वैल्यू दी गई है 66,000, बिल्कुल सेम। अब इसी तरह से तो बुक वैल्यू ओवर वैल्यूड है, तो यहां पर देखिए बुक वैल्यू कितनी है, ओवर वैल्यूड कितनी, 10% से। 10% यानी 100 का 10% इंक्रीज 110 लिखी हुई है, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मार्केट में हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू पता कि वो कितनी है, 100 रुपये। अब यहीं से इकाई लगा देंगे इसकी अपॉन 110, और अगर 66,000 है तो एक्चुअल वैल्यू आप मल्टीप्लाई बाई 66,000, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 60,000। तो ये क्या आ गई, इसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इतनी है, बुक में हमारी 66,000 लिखी हुई थी, तो ये क्या, इसकी वैल्यू घट गई। हमने मार्केट वैल्यू इसकी पता की तो वो 60,000 निकली, तो यहां पर ये हमारे कितने, 6,000 रुपये का लॉस हो गया। अगर लॉस होता, कोई एसेट्स हमारी की वैल्यू कम होती है, तो उसके लिए एंट्री हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट यहां पर दिया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू 5 लाख, और बुक वैल्यू यहां पर दी गई है 4 लाख। अब बुक वैल्यू 4 लाख है, ये इंक्रीज कितने तक होगी, इंक्रीज टू 5 लाख, यानी बढ़ करके ये कितनी होगी, 5 लाख हो गई। तो अब यहां पर ये कितने हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी एक्चुअल वैल्यू जो कितनी है वो 5 लाख है, बुक वैल्यू हमारी 4 लाख है। तो यहां पर हमें जो प्रॉफिट हुआ है, ये बुक वैल्यू 5 लाख माइनस 4 लाख, ये 1 लाख रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होने पर हम क्या करते हैं, वही लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर जो भी गलती करेंगे वो कैलकुलेशन में करेंगे। अब जैसे इसी में चौथे क्वेश्चन में, 4th पॉइंट में 2 की जगह केवल बाई लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदल जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाई 5 लाख, 5 लाख से इंक्रीज होगी, और बुक वैल्यू मान लीजिए वही दे रखी है, बुक वैल्यू 4 लाख। यहां पर बच्चों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल चेंज हो गया है।
पहले ये इंक्रीज टू 5 लाख थी, तो इसका मतलब बढ़ करके 5 लाख हुई, तो हमारी बढ़ी कितनी, इंक्रीज कितनी हुई, 1 लाख रुपीज। लेकिन यहां पर इंक्रीज बाय 5 लाख, तो यहां बुक जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 4 लाख पहले थी और ये प्लस 5 लाख और बढ़ गई, तो ये कितनी हो जाती है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 9 लाख रुपीज है। और हमें यहां पर जो गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इस पर, वो कितना हो जाएगा, 9 लाख माइनस 4 लाख बराबर 5 लाख। ये 5 लाख का हमें यहां पर सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया है। बाई का मतलब क्या है, 5 लाख रुपए बढ़ गई है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, 5 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। एंट्री हमारी यही होगी, जैसे यहां पर हमने कितने से की थी, 1 लाख से की थी। और सेकेंड पोजिशन में अगर बाई लिखा हुआ है, तो ये हमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलर्ट रहना, समझना है कि वास्तव में कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हम एंट्री कर देंगे, एंट्री हमारी वही होगी, केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर अमाउंट हमारा आ जाएगा 5 लाख रुपीज। हमारे एक डेटर्स थे ऑफ ₹40,000, ये 40,000 के डेटर्स थे, बट दीज आर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। अब ध्यान रहे कि हम इनको डेटर्स थे हमारे, हैं नहीं। अब हमारे क्या है, डेटर्स 0 हैं, क्योंकि इनको हम रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स कर चुके हैं। पिछले साल ही रिटर्न ऑफ कर दिया था, बैड डेट्स हमने मान लिया था, पिछले साल हमने इनको अपना नुकसान मान के चले थे। तो आज की डेट में अब हमारे कोई डेटर नहीं है। लेकिन ये क्या है, अब उसने बाद में पे कर दिया, पेड 30,000 एज फुल सेटलमेंट। अब हमारे डेटर तो थे ही नहीं, सीधे सीधे 30,000 जो रिसीव हुए हैं, ये पूरा हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इसके लिए देखिए 2 एंट्री की जाती है एक्चुअल में। पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये हमारे यहां से रिकवर्ड हो गए 30,000 रुपीज। अब बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है कि हमारी एक ऐसी एसेट से, एक किस्म से हमारी इनकम हो गई ये, कि जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। पहले से हमारी है तो हमने बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर चुके थे, एसेट्स डेटर हमारे थे ही नहीं। तो अब यहां पर एक एंट्री, अगली एंट्री हो जाएगी हमारी ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारे हो जाते हैं कितने, 30,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम केवल क्या लिखेंगे, बाई बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 30,000 से लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन ओल्ड कस्टमर। अब इसी क्वेश्चन में चलिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में समझाऊं, जैसे मैंने अभी कहा था, अगर इसमें लिखा होता डेटर ऑफ ₹40,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर, प्रॉमिस टू पे नहीं करता, प्रॉमिस टू पे 30,000 एज फुल सेटलमेंट, तो यहां पर ये पहली वाली एंट्री नहीं करते हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं करते, केवल एक एंट्री करते, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहां रिसीव नहीं हुआ, रिसीव हो जाएगा, ये हमारी एसेट्स बन गई है ये। तो यहां पर यही सेम एग्जांपल यहां पर 6 पॉइंट में दिया गया है, an old customer whose account was written off as bad debts
हैज प्रॉमिस टू पे, यहां पर पेड लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैज promised to pay rupees 50,000 in full settlement of his account 25,000 हमारे बैड डेट्स हो गए थे, उनमें से 15,000 वो पे करने के लिए तैयार हो गया। तो हम तो पहले सारे कोई बैड डेट्स तो कर ही चुके थे, रिटर्न ऑफ तो हम कर चुके थे, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस कर रहा है 15,000 पे करने की। तो यहाँ पर हम ये एक एंट्री, जो सेकंड वाली एंट्री, केवल ये एंट्री कर देंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट यहां पर एक पॉइंट दिया गया है, ए लायबिलिटी फॉर क्लेम included in creditors for ₹20,000, यानी क्रेडिटर्स में हमारी 20,000 की क्लेम भी शामिल है। इज सेटल्ड फॉर ₹16,000। 20,000 का क्लेम किया लेकिन वो 16,000 में सेटल हो गया है। तो इसके लिए हमारे क्या एंट्री करेंगे हम, सिंपल सी बात है, हमें प्रॉफिट हो गया कितने का, 4,000 का। 20,000 पे करने थे, 16,000 हमने पे किया और हिसाब किताब बराबर, तो यहाँ पर 4,000 का हमें क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर क्रेडिटर्स एंट्री हमारी हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर कितने 20,000 के, टू बैंक हमने 16,000 पे कर दिया, टू रिवैल्यूएशन, ये हमारा फायदा हो गया अकाउंट 4,000। अब जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बाय क्रेडिटर 20,000 से नहीं लिखेंगे, केवल 4,000 से लिखेंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, हमने एक कंप्यूटर खरीदा ऑन 1 अक्टूबर, ये 40,000, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, जब ये हमने इस तारीख को खरीदा था तो वो कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, तो इसे ऑफिस इक्विपमेंट में हम लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से इन्होंने क्या लिख दिया, ये ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया इसे। अकाउंट, जब ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट लिख दिया तो अब ये हमारी एसेट्स नहीं रही, बुक में एक इस नाम की, कंप्यूटर नाम की कोई भी एसेट्स नहीं लिखी हुई है। लेकिन जब पता चला, देखा तो लगा अरे यहाँ तो हमारे कंप्यूटर भी है, और कंप्यूटर कितने का खरीदा था, कभी हमने 40,000 का खरीदा था, और वो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया, लेकिन वास्तव में ये हमारा कंप्यूटर है, ऑफिस इक्विपमेंट हमारी एसेट्स है। तो अब देखेंगे जब आज की डेट में हमारे कितने का, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 31 मार्च 2018 को, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाना है वो 10% पर एनम, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। देखिए अब इसकी आज की डेट में, यानी 31 मार्च 2018 को
इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती है वो हम देख लेंगे। तो देखिए कितना इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। ये 40,000 का हमने परचेज किया, डेट क्या है 1 अक्टूबर 2016। तो इसके ऊपर हमारा 31 मार्च 2017 तक का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। ये हमारे 6 मंथ हो जाते हैं, तो 40,000 इंटू 10% पर एनम से, और ये 6 मंथ का 2,000 का ये लग गया। इसकी वैल्यू 31 मार्च 2017 को बनती है हमारी 38,000। लेकिन फिर डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा अगली बार, वो कितना है, किस डेट को, 31 मार्च 2018 तक का, 31 मार्च 2018। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, अब 40,000 में नहीं लगेगा, 38,000। आपने 11th क्लास में की थी दोनों, स्ट्रेट लाइन मेथड भी और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 38,000 के ऊपर 10% से 1 ईयर का ये लग जाएगा 3,800। अब जो हमारी बुक वैल्यू है एक्चुअल में जो इसकी कितनी होनी चाहिए, 44,200। इससे हम यहाँ पर एक जर्नल एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कितने से हो जाएगी, 34,200। इतने का ये हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है जो कि हमने बैलेंस शीट में एसेट्स में नहीं दिखा रखा है, अब उसे हम दिखाएंगे 34,200 से। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल एंट्रीज थी। अगर ये सिंपल कोई चीज़ बताई गई हो, इंक्रीज डिक्रीज, तो आप इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप बना ही लेंगे। लेकिन आज मैंने कुछ आपको ये स्पेशल एंट्रीज बताई हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आपको समझनी होगी। बाकी जर्नल एंट्री हमारी यही बनेंगी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर दी गई, इसके अलावा और कोई ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।